ओके, सो बच्चे लोग अब हम शुरू करने जा रहे हैं अपने कुछ चैप्टर नंबर 2 के रिमेनिंग क्वेश्चंस। आई बिलीव कि अभी तक जितने हमने क्वेश्चंस करे वो आपको सबको समझ में आए होंगे। ठीक है, वैसे तो चैप्टर आपको अब हल्का लग रहा होगा एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के ऊपर अब आपकी कमांड भी आ गई होगी। ठीक है, तो अब हम जो है आगे चलते हैं एंड विल बी डूइंग ऑल द अदर क्वेश्चंस रिमेनिंग। मुझे बहुत अच्छे मैसेजेस रिसीव हो रहे हैं बिकॉज मैनी ऑफ यू आर बेसिकली सीइंग वाचिंग दीज लेक्चर्स इन द रिकॉर्डेड फॉर्मेट। तो जितने भी बच्चे रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं, सो थैंक यू सो मच बच्चा। एंड यस, आप लोगों ने ऑडिट की इंक्वायरी भी करी थी। सो यस, हमने ऑडिट का अभ्यास बैच भी रखा हुआ है, बट दैट बैच इज ऑलरेडी इन अ रिकॉर्डेड फॉर्मेट। तो ये आपका लाइव चलता है बट वो भी ऑलरेडी रिकॉर्डेड फॉर्मेट में है, तो यू कैन चेक इट आउट दैट। यहाँ पर कोई बच्चा है जिसने ऑडिट का रिकॉर्डेड बैच ले रखा है, प्रैक्टिस वाला बैच? यस मैम, मैंने लिया हुआ है, अभी देखना है मेरे को। ओके तरुण, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। चलो, एंड ऑल ऑफ यू आर एंजॉइंग द एमसीक्यू सीरीज आल्सो, ट्राइंग टू कोप अप विद मी। मजा आ रहा है? Yes, ma'am. चलो, Yes. ओके। सो नाउ हम लोगों ने ना मेजर क्वेश्चंस विद रिस्पेक्ट टू द माइकल पोर्टर 5 फोर्सेस मॉडल करे थे, है ना? एंड आई होप कि आपको अभी माइकल पोर्टर 5 फोर्सेस मॉडल की चीजें समझ में भी आ गई होंगी। अच्छा, एक बात मैं आपको और बताती हूँ। दिस टाइम this time even what I have the news or the information about is um, there will be the typical questions from the easiest topics. Example, I just want to say that, say for example we did one topic called as limitations of strategic management. So that is a very easy topic, c to the power 4, चार की चार हमारे हेडिंग्स होते हैं, ब्ला ब्ला। उसके ऊपर हमने क्वेश्चंस करे थे ना कि केमिस्ट शॉप वाला क्वेश्चन जो हमने एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस किए थे, याद आए? सो नाउ ICAI has planned to basically go with the case study or the application based questions based on the easy topics, क्योंकि बच्चा इजी टॉपिक्स को रट के कंटेंट लिख देता था, बट नाउ वो कह रहे कि नहीं, हम इसमें भी आतंक मचाएंगे। तो जब ये आपके अंदर पावर आ गई है ना कि क्वेश्चन को अब हम डिटरमाइन कर पा रहे हैं, तो ये पावर आपकी बिल्कुल काम आएगी एग्जाम के अंदर। सो माइट बी पॉसिबल आपको जो है ना एक क्वेश्चन, मतलब एटलीस्ट एक क्वेश्चन आपको ऐसा मिल जाए जो बेस्ड तो होगा आपका इजी टॉपिक पर, बट वो होगा या तो एप्लीकेशन बेस्ड या फिर केस स्टडी। जब तक आप उसको ध्यान से पढ़ेंगे नहीं कि इसमें क्या लग रहा है, यू विल नॉट बी एबल टू क्रैक इट अप। जैसे कि प्रीवियस एग्जाम्स में देयर वाज वन क्वेश्चन अपॉन अ टॉपिक ऑफ चैप्टर नंबर 1, वैल्यूज के ऊपर क्वेश्चन था, ठीक है, जिसका सीधे मुंह आंसर बनता ही नहीं था, कुछ एग्जाम्पल। तो ऐसे ही आपको कुछ देखने को मिलेगा। एंड यस, ICAI इज टारगेटिंग चैप्टर नंबर 1 इन दिस। ठीक है, तो बताने का मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। आई हैव नॉट गिवन द इंफॉर्मेशन टोटली टू यू, व्हाट यू गाइज हैव टू डू इट। अब आपने देखना है कि आपने कैसे करना है, ठीक है? तो लाइट में न, हल्के में ना लें। ओके गाइस, सो हम लोगों ने कहाँ तक क्वेश्चंस कर लिए थे? पीछे से हमने क्वेश्चंस करने शुरू करे थे, राइट? चलो, सो बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर, बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर सब हमने कर लिया था, यस और नो? Yes. Okay, I guess this was the last question, baby turtle wala, which we did in the last class, है ना? ठीक है, so I will be checking your homework. Have anyone of you attempted this question? Raise your hand if anyone has. Okay, fine. So we'll be checking the Purvanchi's answer. If I'll find कि नहीं है, appropriate नहीं है, तो I will be making answer with you. Okay? चलो, because this is an important question. Okay? तो देखो, इसका डायरेक्ट क्वेश्चन तो ये था, बट इसका इनडायरेक्ट क्वेश्चन कितना अच्छा हमने देखा। चलो, ओके। क्वेश्चन नंबर 13, was that on homework or I have to do it? Mom, करना है हमें। चलो गाइस, तो शुरू करते हैं। टेढ़ा है पर मेरा है, सॉरी तेरा है पर मेरा है। सो क्वेश्चन नंबर 13, इतना बड़ा क्वेश्चन है, इतना बड़ा क्वेश्चन है। अच्छा, ये और कैटेगरी का क्वेश्चन है, या तो ये या तो ये, ठीक है गाइस, ओके।
तो बता दीजिए ऊपर का क्वेश्चन, नीचे वाला पढ़ लेते हैं क्योंकि ऊपर वाले में कंटेंट जो है सेम ही है. Yes, so identify and explain the competition from new sustainable brands. Competition from का मतलब किससे आया है, तो बता रहा है न्यू. अब जब न्यू वर्ड आ गया तो मेरे तो यही घंटी बज जाएगी. कंपटीशन आ रहा है किससे, न्यू, कुछ आगे न्यू है, तो यानी कि कंपटीशन फ्रॉम न्यू एंट्रेंट्स, यानी कि यहाँ पे मेरा दिमाग चलना चालू हो जाना चाहिए. सस्टेनेबल फैशन ब्रांड्स अंडर विच कैटेगरी ऑफ माइकल पोर्टर 5 फोर्सेस मॉडल. ठीक है भाई, तो अब अपन पूरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, बाकी रिमेनिंग ओम आप बच्चे क्वेश्चन को रीड करेंगे. Green Thrift Incorporation, a sustainable clothing retailer, is experiencing a surge in popularity due to growing awareness of environmental issue among customers. क्या है ये The ग्रीन company थ्रिफ्ट कंपनी का नाम है, इनकॉर्पोरेशन, जैसे हमारे यहाँ पे कंपनी वगैरह बोलते हैं, फॉरेन में क्या बोलते हैं, इनकॉर्पोरेशन. ठीक है, जैसे हमारे यहाँ एग्जाम ऐसे नहीं होता, ऐसे एग्जाम्पल एबीसी एंड कंपनी लिखा होता है, ऐसे फॉरेन में क्या होता है, इनकॉर्पोरेशन लिखा होता है, और इनकॉर्पोरेशन का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, INC डॉट. ठीक है, ये क्या है, एक सस्टेनेबल क्लोथिंग रिटेलर है. सस्टेनेबल का मतलब क्या होता है पहले भी बता चुकी हूँ, यानी कि लॉन्ग टर्म में फ्यूचर के लिए. यस, लॉन्ग टर्म फ्यूचर की बात करता है कि भाई ऐसा नहीं है कि भाई 2-4 साल की बात है, सस्टेनेबिलिटी है. क्लोथिंग डीलर इज एक्सपीरियंसिंग अ सर्च इन द पॉपुलैरिटी ड्यू टू द ग्रोइंग अवेयरनेस ऑफ एनवायरमेंटल इश्यूज अमंग द कंज्यूमर. ये सर्च का मतलब क्या है, ये तो मुझे नहीं पता, क्या कोई मुझे बता सकता है इस सर्च का मतलब क्या है. हाँ जी, सर्च का मतलब क्या है, इट इज नॉट सर्च, इट इज सर्च. ओम कह रहा है हम बिना इसका मीनिंग जाने हम क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा सकते हैं आपको, देखो. हो जाएगा मैम विनायक. ओके ठीक है, क्वेश्चन तो हो जाएगा ओम, बट यस मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ, चाहे ये पेपर हो, ठीक है, चाहे आपका आगे जाके आपका IBS का पेपर हो, अगर आपको केस स्टडी के अंदर इंग्लिश के शब्द समझ में नहीं आते कभी भी, तो यू शुड स्टार्ट लर्निंग, because otherwise you'll be having troubles in exams while solving the case scenarios, especially in the exams. जो कि अब देखो पेपर नंबर 6 अपन SM की बात यहाँ कर रहे हैं ना, फाइनल के अंदर भी तो क्या है, पेपर का पूरा नाम क्या है, पेपर का पूरा नाम क्या है, नहीं पढ़ के आ जाना, फाइनल का पूरा पेपर का नाम क्या है. ओके, द कंपनी स्पेशलाइजेस, ओके ओम कंटिन्यू करो बेटा. The company specializes in selling second-hand clothes and upcycle garments, मतलब क्या करती है वो, offering क्या करती है वो, second-hand clothes बेचती है और और upcycled garments. यानी कि ओम कह रहा है मैम इसे भी छोड़ दो, चलो ठीक है, ओम क्या के कहने पर मैं इसका भी छोड़ देती हूँ. ओके. Offering an eco-friendly alternative to traditional fast fashion. A ओके. major concern for हम्म. Green Thrift Incorporation is the emergence of new sustainable fashion brands in the market. These brands focus on using organic and recycled material as well as ethical manufacturing practices while aligned with the values environmentally conscious consumer. मतलब बेसिकली क्वेश्चन पढ़ के समझ में आ गया, इट इज ऑल रिवॉल्विंग अराउंड द इन्वायरमेंट थिंग. ठीक है, ओके चलो. सो अब ध्यान से सुनना, इजी भाषा में आपको क्वेश्चन को समझा रही हूँ. सो बेसिकली यहाँ पर क्या है कि एक ब्रांड है, क्लोथिंग ब्रांड है, वो क्या कर रहा है, वो नए कपड़े नहीं बेच रहा है, वो क्या बेच रहा है, सेकंड हैंड क्लोथिंग बेच रहा है, यानी कि ऑब्वियसली किसी के ऑलरेडी पहने हुए कपड़े बेच रहा है. एंड अपसाइकल्ड गारमेंट्स, अपसाइकिल का मतलब क्या होता है, रिसाइकल वर्ड सुना है, अपसाइकिल का मतलब होता है आपने रिसाइकिल किया और उससे एक कैटेगरी ऊपर का सामान बना दिया. से फॉर एग्जाम्पल मान लो भाई आपके कोई पुराने कपड़े कपड़े से थे, उसके बाद एक ऐसी जीन्स बना दी जो काफी ट्रेंड कर रही है, वो जोड़ के कपड़े जीन्स बना दी एक. सो अपसाइकिल गारमेंट्स का मतलब समझ में आ गया.
ठीक है, तो वो ये कर रहा है। अब आगे, अब एक प्रॉब्लम आती है इसको। कंसर्न का मतलब क्या है? एक प्रॉब्लम है। क्या कंसर्न है? इज द इमर्जेंस ऑफ न्यू सस्टेनेबल फैशन ब्रांड्स इन द मार्केट। अब कौन आया है? ओ ओ ओ ओ, यानी मार्केट में अब कौन आ गया है? न्यू फैशन ब्रांड्स आ गए हैं। वो भी क्या है? बेसिकली सस्टेनेबल फैशन ब्रांड्स हैं। ठीक है, और वो भी किससे फोकस कर रहे हैं? ऑर्गेनिक और रिसाइकल्ड मटेरियल्स को ही यूज कर रहे हैं। वेरी गुड, इनकी भी ये चीज है। और एज वेल एज एथिकल मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, इनकी मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस भी एथिकल है, अनएथिकल काम नहीं कर रहे हैं, एथिकल काम कर रहे हैं, विच अलाइन विद द वैल्यूज ऑफ इन्वायरमेंटली कॉन्शियस कंज्यूमर। यानी जो कंज्यूमर, देखो ऊपर भी कंज्यूमर थे हमारे, अगर आप देखेंगे यहाँ पर ये वर्ड था, यहाँ पर भी यही वर्ड है, तो कंज्यूमर्स, इसका मतलब दे आर टारगेटिंग द सेम कंज्यूमर्स। सो बताओ, ये क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कि जो ये नया ब्रांड आया है, ये हमें कौन सा थ्रेट दे रहा है? तो बताओ, अगर इंडस्ट्री के अंदर कोई नया ब्रांड आएगा तो हमें कौन सा थ्रेट देगा? थ्रेट ऑफ New न्यू New एंट्रेंट्स। इजी था, बताओ? बस क्वेश्चन इतना लंबा चौड़ा लिखा हुआ था। ठीक है, आप मुझे बताओगे कि ये क्वेश्चन केस स्टडी है, एप्लीकेशन बेस्ड है, डायरेक्ट क्वेश्चन है? मैं आपको सर्च का मीनिंग बताऊंगी। बताओ। Case स्टडी study. है मैम। बॉयज ने एक साथ बोला है तो ठीक है, इट इज अ केस स्टडी। हाँ जी। और अब सर्च का मतलब क्या होता है? सर्च, देखो दो वर्ड होते हैं, एक होता है अर्ज और एक होता है सर्ज। ठीक है, अर्ज का मतलब होता है, यानी कि आप ना पोलाइट वे में कुछ कर रहे हैं। ठीक है, इट इज अर्ज। आई अर्ज टू हेल्प माई मदर। सर्च का मतलब होता है थोड़ा सा यही चीज, बट इन अ नेगेटिव सेंस, जैसे कि आप अटैक अटैक करते हो। समझ रहे हो मेरी बात? एकदम से मतलब आपने एकदम से वो चीज कर दी। जैसे कि एग्जांपल, एकदम से कोई रील वायरल हो जाती है, दैट इज अ सर्च। यानी कि दिस इज लाइक इन अ पोलाइट वे, दिस इज इन अ हार्ड वे। जब आप कोई चीज एक्सपीरियंस कर, अब जब कोई चीज जाती है आगे, होती है, एक है अर्ज और एक है सर्च। तो यहाँ पर लिखा, दिस कंपनी इज एक्सपीरियंसिंग अ सर्ज इन पॉपुलैरिटी। यानी कि एकदम से इसको क्या मिली? पॉपुलैरिटी। जैसे कोविड में एकदम से क्या हो गए थे? मास्क, है ना? हाँ, एकदम से पॉपुलर हो गए थे ना, कि हाँ भाई हमें यही पहन के काम करना है, ये है वो है। ऑनलाइन क्लासेस क्या हो गए एकदम से? क्या हो गए एकदम से? पॉपुलर हो गई थी एकदम से। की इंग्लिश क्या है? सर्च। एकदम से, ओके, सर्च। चलो, क्लियर हो गया है, समझा दिया। चलो, अभी आप मुझे बताओ, केस स्टडी को अटेम्प्ट कैसे करते हैं? मेरे को जो याद ही नहीं आ रहा है, मैं तो भूल ही गई हूँ। मुझे बिल्कुल भी फॉर्मेट याद नहीं है, 1 रुपए का फॉर्मेट याद नहीं है। जैसे तुम कहोगे मैं वैसा वैसा करूंगी। बताओ बेटा, बताओ, क्या लिख दूं मैं? Question number. क्वेश्चन को बॉक्स में कितना नंबर है इसका? 13। 13। मैं हेडिंग लिख देती हूँ, मेरा मन कर रहा है हेडिंग लिखने का, मैं हेडिंग लिख देती हूँ, थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स। Michael Porter 5-4. क्वार्टर 5-4। ठीक है भाई। उसके बाद क्या करना चाहिए मुझे? Facts of the case. मतलब हम केस स्टडी की प्रेजेंटेशन पे सबसे पहले क्या लिखेंगे? फैक्ट्स ऑफ द केस। मैं ऐसे लिख दूं नंबरिंग, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो, फैक्ट्स ऑफ द केस में इसको मैं ऐसा भी लिख सकती हूँ, या तो कैपिटल में लिख सकती हूँ, फैक्ट्स ऑफ द केस। कितने पॉइंट्स लिख दूं इसमें? 2. 2। बुलेट पॉइंट्स में भी लिख सकती हूँ, नॉर्मल 1 2 में भी लिख सकती हूँ। चलो भाई, ओम बताएगा मुझे। ओम को बड़ी दिक्कत होती है फैक्ट्स ऑफ द केस निकालने में। ओम बताओ मुझे, फैक्ट्स ऑफ द केस कौन सा होना चाहिए इसके अंदर? बताओ, क्या लिख दूं? फैक्ट ऑफ द केस, परेशानी क्या है इस कंपनी को? एक तो यही हो जाएगा मैम कि एक
कि एक नई कंपनी आई है जो कि न्यू सस्टेनेबल फैशन ब्रांड्स है। तो बेसिकली सबसे पहले हम बताएंगे कि देखो, एक तो लोगों में वैसे ही आजकल पॉपुलर है ये सस्टेनेबल वाली चीजें, और दूसरा हम तो डील कर ही रहे थे मार्केट में, ये और आ गए, ये लिखेंगे। तो चलो देखो, ये देखो सिखा रही हूँ। ग्रीन थ्रिफ्ट, सबसे पहले ग्रीन थ्रिफ्ट इनकॉर्पोरेशन is experiencing popularity of environmental, नहीं ये तो वर्ड ही नहीं बनेगा, is experiencing a surge in the popularity due to the growing awareness this is, नहीं तो हम दूसरे करेंगे। green thrift is offering eco-friendly alternative to traditional fast fashion. Point number 1, by selling second-hand clothing and upcycled garments. ग्रीन, जो भी इस कंपनी का नाम है, is offering an eco-friendly alternative by selling second hand clothing and cycle garments. एक तो ये काम ये कर रहे हैं, और फिर मार्केट में कौन आ गया, emergence of new sustainable fashion brands. Emergence of new sustainable fashion brands. मार्केट में कौन आया है, न्यू सस्टेनेबल फैशन ब्रांड्स आया है। which are also from the same category. डन, आगे बताइए अब क्या लिख दूं। फैक्ट ऑफ द केस मेरा हो चुका है, आगे क्या लिख दूं। एक रिलेटेड कॉन्सेप्ट। ठीक है, ओके, बताइए कौन सा कॉन्सेप्ट है। बताइए क्या लिख दूं। बताओ बताओ क्या लिख दूं। Quarter 5 forces model threat of new entry. पक्का ये लिख दूं। यस। यहाँ से कॉपी कर सकते हैं, पोर्टर्स का 5 फोर्सेस मॉडल, ये 5 फोर्सेस होते हैं। उसके बाद फिर मैं बता दूंगी दिस क्वेश्चन रिलेट्स टू थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स। उसके बाद थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स के बारे में एक पैराग्राफ आ जाएगा, इजंट इट, यही आएगा कुछ। आओ बनाते हैं, फ्रेम करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पॉइंट नंबर 1, एज पर माइकल पोर्टर्स 5 फोर्सेस मॉडल, there are 5 threats. उसके बाद यहाँ पर एप्लीकेबल कौन सा है, थ्रेट्स ऑफ न्यू एंट्रेंट्स। तो यहाँ पे मैं मार्क करा रही हूँ, देखो, कंपटीशन फ्रॉम न्यू सस्टेनेबल ब्रांड्स। देखिए यहाँ पर लिखा है ना, फॉलो इन द कैटेगरी ऑफ थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स, है ना। ये चीज़ तो हम एनालिसिस में लिखेंगे, बट एज ऑफ नाउ यहाँ पर हमें कॉन्सेप्ट लिखना है, तो हम लिखेंगे
फॉलोइंग नहीं। Here the concept of threat of new entrants is applicable। अब आप थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स के बारे में पैराग्राफ लिखेंगे। अब मुझे एक बात बताओ, थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स के अंदर तो बहुत सारे सब पॉइंट्स थे, कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, अग्रेसिव रिटालिएशन, वो सब अपने लिखना पड़ेगा, या बस थोड़ा बहुत बता दे कि भाई न्यू एंट्रेंट्स जो होते हैं उससे हमारे को जो है फर्क पड़ता है, इसीलिए हम उनके ऊपर बैरियर्स लगाने की कोशिश करते हैं। क्या करना चाहिए? व्हाट इज योर ओपिनियन अपॉन दैट? बताओ। तो क्या आपको लगता है नीड है हमारी कि मैं वो पॉइंटर्स लिखूं? नहीं, क्योंकि स्पेसिफिक किसी पॉइंटर से रिलेट ही नहीं कर रहा है ये तो ओवरऑल न्यू एंट्रेंट से रिलेट कर रहा है। अगर मान लो यहाँ पर एक चीज होती कि नहीं, जो जो क्या बोलते हैं, नया ब्रांड है उसने स्विचिंग कॉस्ट लगा दी, तो अब ये पर्टिकुलरली उसकी बात कर रहा है ना सेगमेंट की, तो चलो ठीक है, मुझे पॉइंटर्स में जाना भी पड़ता। अब यहाँ पर ये ऐसी पॉइंटर्स की कोई ऐसी बात ही नहीं है कि हम स्पेसिफिक किसी चीज की बात कर रहे हो, तो इतना ही कंटेंट जो है काम आ जाएगा। तो हम बता देंगे कि भाई उनसे भी हमें क्या मिलता है, कंपटीशन मिलता है। जितना बड़ा न्यू एंट्रेंट होता है, द बिगर द न्यू एंट्रेंट, कंपटीशन पे उतना ही फर्क पड़ता है, क्योंकि जब वो नया नया बंदा आता है वो क्या करता है, प्राइसेस को कम करता है। जब नया बंदा आएगा, जैसे एग्जांपल कोई नया टीचर जब इंडस्ट्री में आता है तो क्या करता है, अरे 99 रुपए में क्लास ले जाओ, अरे 1 रुपए में ले जाओ। तो क्या होता है, जो एग्जिस्टिंग जो होते हैं कॉम्पिटिटर्स, उनको भी फर्क पड़ता है, क्योंकि भाई नया बंदा आ रहा है, कम पैसों में सामान देगा, तो इसीलिए जो एग्जिस्टिंग वाले होते हैं वो क्या करते हैं, इनको डिस्करेज करते हैं कि भाई तुम लोग यहाँ से चले जाओ, और क्या लगा देते हैं इनके ऊपर, बैरियर्स टू एंटर लगा देते हैं। तो ये जो कंटेंट है, मैं आपको 1 मिनट दे रही हूँ, यहीं पर याद करो, यही याद करो मेरे सामने, 3 बारी कम से कम रिवाइज करो, हो जाएगा। 3 ही बातें हैं इसके अंदर, और फिर उसके बाद उस वहां पर टाइप करके लिखोगे, मतलब नॉर्मल लिखोगे, नॉट टाइप। चलो, तो अब वहां पे जो है अपना लाइन वगैरह छोड़ देना, गैप वगैरह, एंड राइट ऑल द पॉइंट्स। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्या लिखोगे? एनालिसिस ऑफ द केस। बताओ क्या लिखना चाहिए इसके अंदर? क्या करते हैं अपन, फैक्ट्स को और कॉन्सेप्ट को साथ में लेकर आते हैं। तो बताओ क्या लिखोगे? बताओ क्या लिखोगे? किसके रिस्पेक्ट में लिखोगे? ग्रीन थ्रिफ्ट के रिस्पेक्ट में लिखोगे ना? तो देखो मैं मार्क कर रहा हूँ यहाँ पर, कंपटीशन फ्रॉम न्यू सस्टेनेबल ब्रांड्स, दिस फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स, ठीक है, एज मेंशन अबव। ठीक है, उसके बाद बताओगे कि भाई ये जो नए एंट्रेंट्स हैं, दीज न्यू एंट्रेंट्स पोज थ्रेट टू द एग्जिस्टिंग सस्टेनेबल क्लोथिंग रिटेलर्स लाइक ग्रीन थ्रिफ्ट इनकॉर्पोरेशन बाय इंक्रीजिंग द कंपटीशन। जो हमने बात ऊपर लिखी, बस किसके रिस्पेक्ट में लिखना है, ग्रीन थ्रिफ्ट के रिस्पेक्ट में लिखना है। एंड पोटेंशियली इरोडिंग द मार्केट शेयर। इरोडिंग का मतलब क्या होता है, घटाना, कम करना। बचपन में सुना होगा सॉइल इरोजन, है ना, इरोजन से ही वर्ड बना इरोडिंग। तो देखो क्या वर्ड मिला बेसिकली, कि नए एंट्रेंट आने पर क्या होगा, ग्रीन थ्रिफ्ट जैसी कंपनियों को कंपटीशन महसूस होगा, और शायद उनका मार्केट शेयर भी डिक्रीज हो जाए। लिख दोगे इतनी बात? एंड उसके बाद थर्ड पॉइंट क्या लिख दोगे? वो मैं लिखवा रही हूँ, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट यह आ जाएगा, थर्ड पॉइंट मैं लिखवा रही हूँ,
देयरफॉर ये क्या करते हैं, दे अप्लाई barriers to their entry for the survival of themselves. इसलिए क्या लगाते हैं, बैरियर्स लगा देते हैं. कंक्लूजन, क्या लिखना चाहिए कंक्लूजन में, क्या पढ़ते हैं कंक्लूजन में? कंक्लूजन में पढ़ते हैं हम लास्ट लाइन, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन दैट कंपटीशन फ्रॉम न्यू सस्टेनेबल ब्रांड फॉल्स अंडर विच कैटेगरी. तो इसी से लाइन से बनाएंगे हम, है ना. कंपटीशन फ्रॉम न्यू सस्टेनेबल फैशन ब्रांड्स फॉल्स अंडर threat of new entrants category of the Michael Porter 5 forces model for the competitive analysis. तो ये आप कहाँ से फ्रेम करोगे, यहाँ से कंक्लूजन फ्रेम करोगे. इज दैट क्लियर? कर लोगे, डन 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 डन. सो कंक्लूजन हमेशा ट्राई करो कि क्वेश्चन को रीड करो. जैसे एग्जांपल हम पूरे क्वेश्चन को फ्रेम करते हैं ना, ठीक है, तो क्या होता है, पूरे क्वेश्चन को हम फ्रेम करते हैं ना, तो फिर हमें लगता है कि यार कंक्लूजन लिखते वक्त भी सेम चीज रिपीट कर देते हैं. नहीं, क्वेश्चन पर जाओ, पढ़ो. अब मैं आपसे बोलती हूँ कि मैंने यहाँ पर कहीं पर भी डायग्राम को ड्रॉ नहीं करा, ठीक है, बट क्या मुझे डायग्राम को ड्रॉ करना चाहिए, कोई माइकल पोर्टर का 5 फोर्स वगैरह ड्रॉ कर लेना चाहिए था? No, ma'am. बताइए, यस और नो. क्वेश्चन जो हाँ, है आपके नोट्स में है तो मेरे कर नोट्स में है, सकते, कर बट सकते हैं, राइट, बट द क्वेश्चन वाज इन रिलेशन टू थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स, नॉट इन रिलेशन टू माइकल पोर्टर एज अ होल. तो ठीक है, हम करें तो ठीक है. तो अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं क्या करती, अब मैं आपको एक नए लेवल पर लेके जा रही हूँ, ध्यान से मेरी बात सुनना. देखो, पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, पेज नंबर 3, ठीक है. अब ध्यान से सुनना, मैंने क्या करना था. जब मुझे समझ में आ गया दैट कि ये क्वेश्चन थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स का है, मैंने आपको हमेशा सिखाया कि पेज नंबर 1 पर हमेशा हमारी दो चीजें रहती हैं. वो कौन सी होती है? फैक्ट्स ऑफ द केस रहती है और हमारा कॉन्सेप्ट रहता है. उसके बाद मैंने आपको बताया दैट वी कैन लाइक इफ यू वांट टू और इफ इट इज एप्लीकेबल वी आर रिक्वायर्ड टू मेक अ डायग्राम, है ना, एंड देन वी कैन ऑल्सो गो विथ एनालिसिस, और या फिर मैं एनालिसिस के बाद भी डायग्राम बना सकती हूँ. एंड लास्ट वन इज द कंक्लूजन, राइट. तो अब मैं क्या कर सकती थी, देखो मुझे ये पता था दैट इसके कंक्लूजन क्या चीज़ हो सकती है. तो मैं आपको बताती हूँ, मैं सबसे लास्ट पेज पर जाती और यहाँ पहले से ही अपना कंक्लूजन ड्राफ्ट करके लिख लेके ख़त्म कर देती, क्योंकि मुझे वो क्वेश्चन से ही चेपना था. तो जब मैं यहाँ पर फैक्ट्स ऑफ द केस को लिख रही होती तो एक पेज छोड़ के बीच का मैं यहाँ पर कंक्लूजन साथ साथ लिख देती, क्योंकि फिर कॉन्सेप्ट डायग्राम पे मैं उतना फोकस करती जितना मेरे पास टाइम है, ठीक है. अब उसके बाद क्या होता है, यहाँ पर फैक्ट्स ऑफ द केस लिखा, यहाँ पर मैंने कॉन्सेप्ट लिखा, हो सकता है ये कॉन्सेप्ट इतने में आए, हो सकता है ये कॉन्सेप्ट यहाँ तक भी आए, चलो कोई बात नहीं. उसके बाद मैं यहाँ पर इस पेज पर क्या क्या कर लेती, मैं बचे हुए स्पेस में डायग्राम बना लेती और एनालिसिस भी लिख लेती. ये मैं लिख लेती अकॉर्डिंगली. डायग्राम क्या है, आपके अपने हाथों में, आप चाहो तो छोटा सा बना सकते हो और आप चाहो तो बड़ा सा बना सकते हो. तो दैट्स इट, मैं ये काम करती. तो कंक्लूजन और फैक्ट्स ऑफ द केस साथ में लिखते हो तो बहुत मतलब आपका काम आसान हो जाता है, आपको बार बार क्वेश्चन को रेफर नहीं करना पड़ता है, ठीक है. ओके गाइस, सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पर्टिकुलर क्वेश्चन. आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 12. क्या ये मैं कल करा चुकी हूँ आपको? No, ma'am. थैंक गॉड आपने मुझे नो बोल दिया. ये वाला छुड़वाया था ना मैंने, ये वाला 16 वाला छुड़वा रखा है मैंने आपको, ठीक है. चलो आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 12. फैसले नस्ले, कल हमने एमसीक्यूज करे बहुत सारे फैसले के ऊपर, ठीक है, मजा आया था, काफी इंटरेस्टिंग था. एंड यस, फैसले जैसा छोटा सा टॉपिक
और उसके ऊपर एमसीक्यूज इतने अच्छे अच्छे। तुमको एक बात बताऊं पते की, पता है बच्चों ने क्या क्या बताया है? बच्चों ने एनालिसिस करा है, और वही एनालिसिस मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि देखो, जब स्टूडेंट तेज होता है ना, तो टीचर को और तेज होना पड़ता है, एग्जामिनर को और तेज होना पड़ता है। अब सबको समझ में आ चुका है दैट चैट जीपीटी आ चुका है, ठीक है? तो अब पता है क्या हो रहा है, अब जो आपके केस सिनारियोज होते हैं ना, बड़े बड़े केस सिनारियोज, उसके एमसीक्यू, आईसीएआई भी चैट जीपीटी का हेल्प लेके आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चंस देगा जो कि आपने सोचे नहीं है। अब चैट जीपीटी का एक नेगेटिव पॉइंट है जो आप लोग भुगतोगे। क्या नेगेटिव पॉइंट है? चैट जीपीटी को ये तो नहीं पता ना कि उसको जो है अपना मतलब उसको अपना दायरा कितना रखना है। भाई मान लो मैंने बोला माइकल पोर्टर के 5 फोर्सेस मॉडल पर 4 एमसीक्यू बना के दे दे, एक केस सिनारियो बना के दे दे, मैंने चैट जीपीटी को बोला। अब चैट जीपीटी को ये थोड़ी पता है कि सीए इंटरमीडिएट के बच्चे को माइकल पोर्टर का 5 फोर्सेस मॉडल कितना पढ़ा हुआ है। मैंने माइकल पोर्टर के 5 फोर्सेस के ऊपर पूरा चैप्टर पढ़ा हो सकता है, किसी और ने माइकल पोर्टर के 5 फोर्सेस के ऊपर थीसिस लिखी हो सकती है गाइस, इजंट इट? सो कितना वास्ट अपन जा रहे हैं ये तो चैट जीपीटी को नहीं पता ना कि हम कितना वास्ट जा रहे हैं। तो यहीं पर आता है डिफिकल्टी इन सॉल्विंग द केस सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यूज। ओके, तो यहाँ पर इसीलिए बोल रही हूँ कि आपका दिमाग बहुत तेज तर्रार हो जाना चाहिए, क्योंकि आईसीआई भी हम किसी से कम नहीं वाले कॉन्सेप्ट पर चल रहा है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 12 आप लोग की स्क्रीन पर ये रहा, बड़ा क्वेश्चन है, तो तरुण रीड करेगा। तरुण अनम्यूट योरसेल्फ, तभी मैं सुन पाऊंगी। यस। Yes, ma'am. How can the Presley framework help ABC Corporation assess the external factors affecting its decision to expand into a new country? ओ, तो टॉपिक कौन सा है? फसले नस्ले, ठीक है। एंड कंपनी का नाम क्या है? एबीसी कॉर्पोरेशन। ओके, तो पूछ रहा है कि बताइए पेस्ले जो होता है वो कैसे हेल्प करता है। ठीक है भाई, तो बेसिकली इसको क्या करना होगा? एक्सपेंशन करना होगा दूसरे कंट्री पर, और देयरफॉर वो क्या दिखाना, वो क्या करना चाहता है? एक बारी जरा टेस्ट करना चाहता है कि भाई पेस्ले फ्रेमवर्क। तो बताओ, क्या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को एक्सपैंड जब कोई कोई करता है तो क्या उसको एक्सटर्नल फैक्टर्स को कर लेना चाहिए एनालाइज? बिल्कुल कर लेना चाहिए। आपने जाना, मैंने आपको पहले भी बताया, अगर आपको नहीं याद आता है मैं आपको एक बार रिवाइज कराती हूँ, बता देती हूँ। तो देखो, अगर आप जाओ पेस्ले के ऊपर, यहाँ पेस्ले से भी और पहले, तो आपको चीजें समझ में आएंगी। देखो यहाँ से, ये देखो, देखो यहाँ पे पढ़ो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आपको दोबारा समझ में आएगा क्वेश्चन। द एक्सटर्नल एनवायरमेंट कैन बी कैटेगराइज इनटू माइक्रो एंड मैक्रो। यानी कि ये देखो यहाँ पर भी क्वेश्चन में क्या लिखा था? एक्सटर्नल फैक्टर्स, यानी कि एक्सटर्नल एनवायरमेंट। हो सकता है कल को ये पेस्ले फ्रेमवर्क वर्ड ना दे, वो आप ही से पूछ ले कि भाई एक्सटर्नल एनवायरमेंट या एक्सटर्नल फैक्टर्स एनालाइज करने हैं इस कंपनी को, बता दीजिए कौन कौन से करने चाहिए। इजंट इट? तो इसीलिए आप ध्यान रखोगे, बच्चे ना कंफ्यूज होते हैं इसके अंदर। बच्चे को लगता है माइक्रो मतलब अंदर के एलिमेंट्स और मैक्रो मतलब बाहर के एलिमेंट्स। नहीं, मैं आपको बता चुकी हूँ, ये हमारा ऑर्गेनाइजेशन है बेटा, ये हमारा ऑर्गेनाइजेशन है। मान लो मैं एसएम क्लासेस की बात करती हूँ, ये एसएम क्लासेस है यहाँ पर, दिस इज एसएम क्लासेस। जो हमारे इमीडिएट पेरिफेरी पे होते हैं ये क्या है? यानी ऑर्गेनाइजेशन के तो बाहर है, बाहर ही लाई कर रहे हैं, बट इमीडिएट पेरिफेरी, इमीडिएट का मतलब बिल्कुल बॉर्डर पे ही जो मेरे प्रॉब्लम्स खड़े हुए हैं, जो फैक्टर्स खड़े हुए हैं, वो होते हैं मेरे माइक्रो एनवायरनमेंट के फैक्टर्स। उसमें वो चार कैटेगरी आती है। कौन? जिससे हम सामान खरीदेंगे, कौन? सप्लायर। जिसको हम सामान देंगे वो कौन? कंज्यूमर। बीच के बिचौलिया, मार्केट इंटरमीडियरीज, और हमारे कॉम्पिटिटर्स। तो ये चारों जने यहाँ पर खड़े होते हैं, दे गिव अस द इमीडिएट कॉम्पिटिशन टू अस। इसके जस्ट बाद क्या आता है बेटा? इसके जस्ट बाद, जैसे ये लोग खत्म हो जाते हैं, इसके जस्ट बाद आती है इसकी बाहर की और बाहर की जिंदगी।
उस बाहर की जिंदगी में कौन से फैक्टर्स आते हैं, ये वाले फैक्टर्स आते हैं, यानी कि पेस्ले आता है। जैसे कि गवर्नमेंट ने कोई नया रूल, नया पॉलिसी ला दिया, टेक्नोलॉजी में कोई चेंज हो गया, कोई लॉ चेंज हो गया। अब बात समझ में आई? यानी कि चाहे मैक्रो फैक्टर्स हो चाहे माइक्रो फैक्टर्स हो, दोनों के दोनों फैक्टर्स क्या हैं, बताओ? दोनों के दोनों फैक्टर्स क्या हैं? एक्सटर्नल External factor. फैक्टर्स हैं। माइक्रो एंड मैक्रो बोथ आर द एक्सटर्नल फैक्टर्स। तो मैंने आपको इस क्वेश्चन से एक चीज समझाई, जहां बच्चा ज्यादा गलती करता है ना, तो मैं ऑटोमेटिकली आपको भी एकदम से अटेंशन डाल देना चाहती हूँ कि हाँ, आप ये चीज को ध्यान से पढ़े। ठीक है? तो कल को अगर मान लो वो पैसले नहीं भी बोलता है, अब आपको पूछता है कि कौन सा फ्रेमवर्क है जो इस कंपनी को हेल्प कर सकता है कि जानने में कि कौन कौन से एक्सटर्नल फैक्टर्स उसको इफेक्ट कर रहे हैं, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? आपको दोनों एनवायरमेंट के बारे में बताना पड़ेगा, माइक्रो भी और मैक्रो भी। ठीक है? बट उसके बाद वो अगर बोल दे कि नहीं, एक्सटर्नल फैक्टर्स में ऐसे फैक्टर्स जो कि इमीडिएट पैराफेरी पे नहीं आते, तो फिर आप खाली क्या लिखोगे? माइक्रो मैक्रो एनवायरमेंट। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा है, अगर मैं सिंपल वाले क्वेश्चन पे जाऊं, मैक्रो मैक्रो एनवायरमेंट। एनवायरमेंट, जबकि ऊपर के क्वेश्चन में मैक्रो वर्ड नहीं दिया हुआ है। हम्म। ठीक है, चलो। तो अब हम वापस क्वेश्चन पर आते हैं और इस क्वेश्चन को रीड करते हैं। तो एबीसी कॉर्पोरेशन, अ मल्टीनेशनल कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी, इज प्लानिंग टू एक्सपैंड दिस ऑपरेशन इनटू द न्यू कंट्री। ओहो, वो ग्लोबली जाएंगे, क्या बात है! The company's senior management is evaluating the potential risk and opportunities in entering the new market. ठीक है, करेगा एनालाइज। As a part of their analysis, they decide to use the PASLE framework to assess the external factors that could impact their डिसीजन, एंड देयरफॉर बता दीजिए कि उनको कौन कौन से चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। यानी कि पेस्ले का फुल फॉर्म जो है आपको दिखाना है, आपको यूज़ करना है, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, कल्चरल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल एंड एनवायरमेंटल। बिफोर मूविंग ऑन विद द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, आप लोग को मुझे बताना है ये क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन है, केस स्टडी है, या एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है? एप्लीकेशन। अरे केस application. स्टडी है गाइस, केस स्टडी है ये। फैक्ट ऑफ द केस इसमें लिखेंगे, देखो क्या सिचुएशन दे रखी है। नहीं, पक्का No, no. एप्लीकेशन बेस्ड No, है। yes, हम्म, ma'am, application. अब कॉन्सेप्ट कौन सा लगेगा? पेस्ले। कंपनी का नाम क्या है? एबीसी कॉरपोरेशन। ठीक है, तो बताओ अंडरलाइनिंग कॉन्सेप्ट क्या होगा हमारा? पेस्ले फ्रेमवर्क, यानी हेडिंग हेडिंग ले लेंगे पेस्ले की, अंदर का कंटेंट में एबीसी कॉरपोरेशन वर्ड बार 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 आता रहेगा, और पेस्ले को एक्सप्लेन कर देंगे इस कंपनी के रेस्पेक्ट में। सवाल पूछती हूँ, जवाब दीजिएगा। मैंने क्या करा ना, मेरे हैंडमेड नोट से जोकर तो ये पूरा फैसले को छाप दिया मैंने, बट एबीसी कॉर्पोरेशन के रेस्पेक्ट में तो कुछ लिखा ही नहीं। क्या मुझे फुल मार्क्स मिल जाएंगे? क्या मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ? नो। नहीं, खाली हेडिंग हेडिंग लिखने के 1 या 2 नंबर मिल जाएगा, बस दैट्स इट। तो क्या करना होगा मुझे? पूरे के पूरे आंसर को फ्रेम करके लिखना होगा। अच्छा मुझे बताओ, हमारी जो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, इसका प्रेजेंटेशन कैसे होता है? मैं भूल गई हूँ, शुरुआत कैसे होती है? मैम डायरेक्ट क्वेश्चन का हाँ, ही पहले एक्सटेंशन करेंगे, फिर उसकी सिचुएशन बता देंगे और फिर कंक्लूड। ठीक है, चलो आ जाओ, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना है? 12 आई गेस। क्या क्वेश्चन के कोई पार्ट्स हैं क्या? नहीं है? कोई फ्लो चार्ट लगेगा? नहीं, कोई फ्लो चार्ट नहीं लगेगा। डायरेक्ट हेडिंग लिख सकती हूँ, हेडिंग लिख रही हूँ मैं, हेडिंग लिख रही हूँ मैं। नहीं 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 नहीं, तरुण कह रहा है मैं बताऊंगा हेडिंग। तरुण बताओ हेडिंग फिर। मैम ये है कि फैसले की हेडिंग आ जाएगी। ठीक है, डन है। एक बारी मैं आपको बता देती हूँ कि भाई कैसे होता है।
यस, सो पेस्ले फ्रेमवर्क, बता दीजिए क्या लिख दूं मैं इसके अंदर? सीधा एबीसी के बारे में शुरू करूं या मुझे कुछ लिखना है? देखो आ जाओ, तो पहले बताएंगे ना, बेसिकली इंट्रोडक्शन देंगे उसका, तो बताएंगे पेस्ले इज डिस्क्राइब टू यूज द एनालिसिस ऑफ माइक्रो मैक्रो एनवायरनमेंट, ये लाइन लिख देंगे, कोई दिक्कत? उसके बाद बताएंगे ना कि पेस्ले के अंदर की फैक्टर्स कौन कौन से आते हैं। अब मर्जी तुम्हारी है, उसको लिखना है तो लिख सकते हो, अदरवाइज उसका डायग्राम बना सकते हो। याद आ गया? चलो तो लिखते हैं, आओ। पेस्ले फ्रेमवर्क किस लिए यूज किया जाता है? पेस्ले को हमेशा कैपिटल में लिखोगे, पेस्ले फ्रेमवर्क is used for the analysis of macro environment। क्वेश्चन के अंदर मैक्रो वर्ड नहीं था, हमने दिया मेन वर्ड है, कीवर्ड है, अंडरलाइन कर देते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ, मेरा मन है मैं डायग्राम बना दूं, मेरा मन है कि मैं लिख दूं, तो चलो इजीली इजी तो यही है, डायग्राम बना देती हूँ। डायग्राम बना देती हूँ, डायग्राम में कैसे बनाऊंगी? वही डायग्राम जो मैंने अपने उससे बना रखा है। लिख दोगे सारे पॉइंट्स? लिखो चलो फिर। पी से पॉलिटिकल, ई से इन्वायरमेंटल, इकोनॉमिक, इकोनॉमिकल। ठीक है, तुम कहते हो तो मैं मान लेती हूँ, वरना मेरा तो सोच रही थी इन्वायरमेंटल लिख दूँ। अब यहाँ पर मैंने तो पूरा लिखा हुआ है कि पहले पेस्ट आया था, उसके बाद में इन्वायरमेंटल लीगल फैक्टर आया है। तो अगर आपके पास टाइम है, ये बात आपको पता है ना, तभी आप इस बात को गेस कर पाए कि नहीं पहले इकोनॉमिकल आएगा, इन्वायरमेंटल नहीं आएगा। तो अगर आपके पास टाइम है, आप इस पॉइंट को भी लिख सकते हो, आपके पास टाइम नहीं है, इस पॉइंट को एस्केप कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, चलो अब हम क्या करेंगे? कॉन्सेप्ट दे दिया, अब हम किसकी बात करेंगे? इस कंपनी की बात करेंगे, है ना? इस कंपनी की बात करेंगे। तो इस कंपनी में क्वेश्चन में क्या लिखा है? बेसिकली ये क्या करना चाहता है? एक्सपैंड करना चाहता है, और इसीलिए फैक्टर्स को एनालाइज करना चाहता है। तो हम अब पेस्ले फ्रेमवर्क को एक्सेस करने वाले हैं। तो पेस्ले फ्रेमवर्क एनालिसिस किसका? एबीसी कॉर्पोरेशन का। पेस्ले फ्रेमवर्क एनालिसिस किसका? एबीसी, क्या नाम दिया है इसने? कॉर्पोरेशन। अब मैंने आपको टेक्निक बताई थी, क्या करना है आपको? सारे के सारे हेडिंग लिख दो, चार चार लाइन छोड़ दो, उसके बाद अपना काम करते रहो भाई। ठीक है, तो यहाँ से हम चुरा लेंगे कंटेंट, यहाँ से हम चुरा लेंगे कंटेंट। एज अ पार्ट ऑफ their analysis this decide to use the PESTLE framework for the that could impact their decision। ठीक है, मैं उस कंक्लूजन में डाल देंगे सीधा। चलो the factors to be considered by ABC Corporation are, ठीक है भैया। फर्स्ट पॉइंट, क्या ये फैक्टर्स कांस्टेंट हैं? यानी कि पता है आपको कि यही लिखने हैं, या आप बुलेट पॉइंट्स में लिखेंगे अपनी मर्जी से? ठीक है, कांस्टेंट है ना, तो 1 2 3 4 ये वाला लगेगा, स्मॉल रोमन्स वाला। ठीक है, और इसका ऑर्डर भी मेंटेन करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि लीगल आप ऊपर लिख दो, है ना? तो पॉलिटिकल फैक्टर्स,
3 लाइन छोड़ेंगे, उसके बाद मैं यहाँ लिख देती हूँ, अगले पेज पर आते ही मेरी बुद्धि घूम जाती है, मैं मार्जिन में पहुंच जाती हूँ। ठीक है? नहीं, मना कर दिया पूर्वांशु ने, खाना नहीं दूंगी मैडम आपको मैं अगर आपने ऐसा किया तो। सेकंड इज एनवायरमेंटल फैक्टर्स। 3 लाइन छोड़ देते हैं। सोशियो कल्चरल फैक्टर्स। ठीक जा रही हूँ मैं? कोई तकलीफ तो नहीं है? नो मैम, इकोनॉमिकल है वहाँ पे। ठीक नहीं जा रही तो बताना चाहिए ना, मेरी गलती है। मेरे को नहीं आता ऐसी याद, मेरे को नहीं रहता है ना इतना याद। चलो तुमने कहा, मैंने मान लिया। पेस्ट टी, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स। 3 लाइन, 1 2 3 के बाद लीगल फैक्टर्स। उसके बाद 1 2 3 अब आ जाएगा एनवायरमेंटल फैक्टर्स। अरे क्या सोनाली, पहले कॉपी कर लेती, लिखना नहीं नहीं पड़ता। कोई बात नहीं। 3 लाइन छोड़ के थर्ड इज द कंक्लूजन। कंक्लूजन लिखते हैं क्या इसके अंदर? हाँ, क्योंकि कंक्लूजन को कैपिटल लेटर में लिख देते हैं, क्योंकि अपन इसकी शुरुआत डायरेक्ट क्वेश्चन जैसे करते हैं और इसकी एंडिंग केस स्टडी की जैसे होती है। कंक्लूजन लिख देते हैं चेप के अपने क्वेश्चन में से। हाउ कैन द पैसले फ्रेमवर्क हेल्प एबीसी? पैसले framework can provide detailed information of all the external factors that could impact the decision of basically expand into a new country. बस कंक्लूजन मैंने पहले लिख दिया। पूछो क्यों? क्योंकि मुझे आता था भैया, क्वेश्चन से देख के लिखना है, खत्म हो गया। अब बीच का कंटेंट मुझे क्या करना है? बना बना के लिखना है। और बार बार क्या करना है? कंपनी का नाम यूज करना है, क्योंकि कंपनी के ही हम फैक्टर्स की बात कर रहे हैं। तो बार बार क्या करना है? कंपनी का नाम यूज करना है और क्या करना है? आंसर को फ्रेम करना है। बताओ ये कर लोगे या ये भी मैं कर रहा हूँ? कर लोगे? यस मैम। चलो ठीक है, डन। देखो एक बारी मैं आपको ना किताब में ना हाईलाइट करा देती हूँ, ठीक है? देखो, तो कल की क्लास के बाद पॉलिटिकल फैक्टर में गवर्नमेंट वर्ड तो आ ही जाएगा, है ना? और अगर किसी ने कल का क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट किया हो तो देखो, मैं यहाँ पे मार्क करवाना चाहती हूँ, गवर्नमेंट पॉलिसीज ऑन फॉरेन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, कुछ याद आया? यस मैम। चलो ओके। इसके बाद इकोनॉमिक फैक्टर्स में आपको याद रखनी है आपकी इकोनॉमिक्स, जिसमें कि आप बात करते हो जीडीपी की। ठीक है, तो बेसिकली इस कंपनी को क्या करना है? बाहर अपना पैर फैलाने हैं ना, तो वो क्या करेगा? बात करेगा ना कि हमारे एक्सचेंज रेट्स क्या हैं। तो डोंट यू थिंक कि एक्सचेंज रेट वुड बी अ मेजर थिंग, क्योंकि हम बाहर एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं। तो ये आप जरूर लिख लीजिएगा। सोशल फैक्टर्स में क्या आएगा? जो अब वहाँ के लाइफस्टाइल है, क्योंकि हम न्यू मार्केट में एंटर कर रहे हैं, तो वहाँ की लाइफस्टाइल, वहाँ के डेमोग्राफिक्स, डेमोग्राफिक वर्ड याद आ गया? ये भी हमने कल किया था।
डेमोग्राफिक का मतलब क्या होता है? जो पॉपुलेशन जो पॉपुलेशन से रिलेटेड होता है। टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स में क्या करेंगे? एडवांसमेंट्स की बात करेंगे, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स की बात करेंगे, क्या क्या चीजें नई आई हैं। तो ऑफ कोर्स कंपनी बाहर न्यू मार्केट में एंटर करने की बात कर रही है, तो वहां की टेक्नोलॉजी, वहां के एडवांसमेंट्स। जैसे एग्जाम्पल, देर इज वन फ्रेंड ऑफ माइंड जो कि जापान घूमने के लिए गई। भाई जापान हाई टेक, ओहो, ओह मतलब जूस की मशीन से जूस भी निकालना, ओहो, मतलब एक पैकेट जूस के लिए 15 मिनटों से पढ़ाई करनी पड़ी कि हाउ टू ऑपरेट दैट मशीन। So that is what the technological factor is. ओके उसके बाद लीगल फैक्टर्स का मतलब होता है दूसरी कंट्री में जाएगा तो वहां के लॉज होंगे कि नहीं होंगे, तो वहां के लॉज के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो देखो क्या क्या हुआ, आप सिचुएशन को ध्यान रखो। एबीसी क्या चाह रही है? एबीसी न्यू ग्लोबल मार्केट में एंटर करना चाह रही है। हर एक पॉइंट को पॉलिटिकल फैक्टर्स हो, जैसे एग्जांपल गवर्नमेंट। अब मान लो आपकी गवर्नमेंट की पॉलिसीज, क्या वहां पर हमारे हेल्दी रिलेशनशिप है कि नहीं है। अब मान लो मैं चाइना में एक डालना चाहूँ अपना काम, बताओ हेल्दी रिलेशनशिप है इस टाइम हमारी और चाइना की? बताओ, समझ रहे हो मेरी बात? बड़ा वंडो से। सो आपको एक क्वेश्चन उसके अकॉर्डिंग फ्रेम करना है। एंड नेक्स्ट इज एनवायरमेंटल फैक्टर्स, वहाँ की न्यू कंट्री का एनवायरमेंट कैसा है, वहाँ पे लोग कैसे रिएक्ट करते हैं, क्लाइमेट चेंज कैसा है, वेदर कैसा है, डिजास्टर कैसा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो अगर आपका बिजनेस कुछ ऐसा है जो कि इन्वायरमेंट को से रिलेटेड है, तो आपको ये फैक्टर भी ध्यान देना पड़ेगा। प्लस द अपॉर्चुनिटीज एंड रिस्क ऑन द इन्वायरमेंट इन द न्यू मार्केट, कौन कौन वहाँ पर है ऑलरेडी इस चीज़ के अंदर, बिग प्लेयर्स, उसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सो ये आपको खुद से बना के लिखना है। क्या इसका कोई एक आंसर हो सकता है? नहीं, हर एक का आंसर क्या होगा? अलग 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 होगा। मैं लिखूंगी मेरा अलग होगा, तुम लिखोगे तुम्हारा अलग होगा। ठीक है बेटा, चलो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा और अब आपको लिखने को भी जम रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा रिपीटेटिव क्वेश्चन है, एज ऑल्सो यू कैन सी कि एग्जाम में आया था एंड उसके बाद में हमारे पास में आरटीपी के अंदर भी है ये क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को आप जो है ऐसे मार्क कर लीजिए कि हाँ ये क्वेश्चन जो है अच्छा खासा क्वेश्चन है। हाँ जी, कुछ कहना चाहते हैं? मैम ये आपने होमवर्क दिया था हाँ, लास्ट मैं क्लास। बोलने ही वाले थे कि मैंने होमवर्क दिया था। अब मुझे बताओ क्वेश्चन सॉल्व हुआ आपसे कि नहीं हुआ? हाँ मैम, हो गया ये वाला। हो इजी था वैसे। हम्म। आइडेंटिफाई करना था और एक्सप्लेन करना था सिग्निफिकेंट फोर्सेस फ्रॉम द 5 फोर्सेस फ्रेमवर्क। दिस क्वेश्चन इज अगेन दैट बेबी टर्टल जैसा क्वेश्चन। ठीक है, सो यहाँ पे बताना था कि कौन कौन सी फोर्स एप्लीकेबल है। वो टेबल बननी थी, बनाई वो टेबल वगैरह करी? ठीक है, डन, चलो ओके। क्वेश्चन नंबर 10 भी मैंने होमवर्क दिया था आप लोगों को, पीएलसी वाला। ये तो इजी था। Yes, ma'am. देखो इसमें क्या बोला था, आइडेंटिफाई द स्टेजेस ऑफ द पीएलसी दैट द कंपनी वेंट थ्रू। वेंट थ्रू का मतलब क्या है? किन किन चीजों से मुझे गुजरना पड़ रहा है, वेंट थ्रू। ऐसे ही कंपनी कौन कौन से स्टेज से गुजर चुकी है वो आपको बताना था। ठीक है, तो कंपनी ने लॉन्च किया एक न्यू प्रोडक्ट, मतलब कि इंट्रोडक्शन स्टेज पे तो आ गई। उसके बाद उसने क्या किया, ओवर द टाइम द डिमांड एक्सपैंडेड, प्राइसेस फेल एंड कंपटीशन इंक्रीज्ड। तो उसका मतलब स्टेज 1 एंड स्टेज 2। इजी। ये क्वेश्चन क्या है? एप्लीकेशन बेस्ड केस स्टडी। क्या है क्वेश्चन? application based. मैं क्या बना के लिखूं इसमें? मैम ये डायरेक्ट नहीं हो सकता क्योंकि इसमें तो कुछ सिचुएशन आ क्यों नहीं दी सिचुएशन? ये रही, ये सिचुएशन नहीं है। Ma'am, दिस मैंने इसको केस बेस्ड दिस इज किया। द केस स्टडी। केस दे रखा है, सिनेरियो दे रखा है, ये है, और आपको क्या करना है? आइडेंटिफाई करना है स्टेजेस। तो केस, आंसर। तो दिस इज अ केस स्टडी।
प्रोविजन में सॉरी फैक्ट्स ऑफ द केस में क्या लिखोगे, ये दोनों पॉइंट, कंपनी ने रिसेंटली लॉन्च किया है, उसके बाद टाइम के साथ में क्या बोलते हैं प्रोडक्ट में ये हो गया, ये हो गया, कॉम्पिटिशन इंक्रीज हो गया, ये दूसरा पॉइंट, ये पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट। उसके बाद सेकंड क्या आता है, रिलेटेड कॉन्सेप्ट, पीएलसी का कॉन्सेप्ट समझाओगे। क्या पूरा कॉन्सेप्ट समझाऊंगी? नहीं, क्योंकि मुझे आगे जाके दोनों चीजें समझानी है, तो कोई फायदा नहीं है कि मैं समझाऊं। तो मैं क्या कर सकती हूँ, पीएलसी के बारे में बता सकती हूँ, 4 चीजें दिखा सकती हूँ, डायग्राम के अंदर कर सकती हूँ। उसके बाद एनालिसिस ऑफ द केस बताएंगे कि कंपनी ये दोनों इन दोनों पॉइंट्स के हिसाब से ये दोनों स्टेजेस जो है पार कर वेंट थ्रू हो चुकी है। फर्स्ट इज इंट्रोडक्शन स्टेज, ऐसा ऐसा इसलिए, ग्रोथ ऐसा ऐसा इसलिए, और चाहो तो अब यहाँ पर डायग्राम के अंदर दिखाओगे कि ये जो स्टेजेस है हमारी, इसमें कंपनी इसके थ्रू निकल चुकी है, ये स्टेज पार कर चुकी है और ये स्टेज पार कर चुकी है। कंक्लूजन में क्या लिखोगे, नाउ द कंपनी हैज़ टू बेसिकली, जो भी आपको लिखना हो, द कंपनी हैज़ टू रिमेन अटेंटिव बिकॉज इट इज एंटरिंग द मैच्योरिटी स्टेज, दैट इज द थर्ड स्टेज, एंड आफ्टरवर्ड्स इट विल बी इनटू द डिक्लाइनिंग स्टेज। बस ऐसा करके कंक्लूजन फ्रेम करके खत्म, कहानी हो गया। डन 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 कर लेंगे तो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्या ये मैं करा चुकी हूँ, ये होमवर्क था, वेरी इजी क्वेश्चन इज। ओके सो ओके सो ये पहले क्वेश्चन पढ़ो। इन लाइट ऑफ द 5 forces as propagated by the Michael Porter, explain the common barriers। बताओ। सेकंड क्वेश्चन, new entrants, common barriers। Now third question, there is a name, राहुल शर्मा इज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, और वो टेंशन में है अबाउट द एंट्री ऑफ द न्यू बिजनेसेस। बैरियर्स पूछे हुए हैं, कैन यू टेल मी कि इन दोनों में और इन दोनों में क्या डिफरेंस है? मैम ऊपर वाला डायरेक्ट क्वेश्चन टाइप है, वेरी नीचे वाला गुड, एप्लीकेशन। ऊपर वाले डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं और नीचे वाला एप्लीकेशन बेस्ड है। बात समझ में आ गई? दैट्स इट। देखो क्या लिखा है उसने, राहुल वाली बात पढ़ के बता दो। राहुल शर्मा इज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी विच इज मैन्युफैक्चरिंग ट्रक्स। तो क्वेश्चन किसके अराउंड आना चाहिए, राहुल शर्मा के अराउंड और मैन्युफैक्चरिंग ट्रक्स के अराउंड। समझ रहे हो मेरी बात? फिर हम टेस्ट करेंगे सारे पॉइंटर्स पे कि कब कब कौन कौन सी चीज एप्लीकेबल है। सिमिलर क्वेश्चन हम लोगों ने पहले भी करा हुआ है। मेरा क्वेश्चन, मैंने तो क्या किया कि अपना जो ये पॉइंटर्स लिखने थे ना बैरियर्स के, मैंने तो क्वेश्चन को, ये बैरियर्स को उठाया यहाँ से और भाई सीधा सीधा आंसर लिख दिया। ये सारे पॉइंट्स एज इट इज उठा के लिख दिए। डायरेक्ट क्वेश्चन होता तो सही होता, कोई दिक्कत नहीं है, बट अब राहुल वाला क्वेश्चन है तो क्या करना पड़ेगा, राहुल का नाम जोड़ना पड़ेगा, इसका काम जोड़ना पड़ेगा, मैन्युफैक्चरिंग ट्रक्स। अब पहला पॉइंट, कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। बताइए क्या ट्रक्स की मैन्युफैक्चरिंग आसान है? क्या कैपिटल रिक्वायरमेंट चाहिए? हाँ मेरे हिसाब से चाहिए। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो है वो हैवी इन्वेस्टमेंट्स तो मांगती है ना। गुड गाइस, व्हाट यू गाइस थिंक, इजंट इट? तो यहाँ पर ये क्लॉज एप्लीकेबल हो सकता है। चलो आगे चलते, इकोनॉमीज ऑफ स्केल, ये पॉइंट भी एप्लीकेबल हो सकता है। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, ये पॉइंट भी हो सकता है कि हाँ भाई आपके पॉइंट में क्या यूनिकनेस है, नहीं होगा तो फिर मामला खराब हो जाएगा। स्विचिंग कॉस्ट, मुझे नहीं लगता ये पॉइंट यहाँ पर इतना इंपॉर्टेंट है, मैं इसको एस्केप कर सकती हूँ। ब्रांड आइडेंटिटी, आप इसके ऊपर पॉइंट रख सकते हो। एक्सेस टू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स, ये भी लिख सकते हो लिखना चाहो तो अगर आपके पास 5 पॉइंट हो सकते हैं तो आप 5 पॉइंट कर लीजिए। ठीक है, इजी, डन। चलो तो अब जो है हम आते हैं बेटा जी अपने इस वाले क्वेश्चन के ऊपर। एक क्वेश्चन और था ना, क्वेश्चन नंबर 1, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन, क्योंकि अगर आप देखें इस क्वेश्चन के ऊपर सिर्फ क्या लिखा हुआ है, मॉडल मे 25, यानी कि ये एक न्यू क्वेश्चन है जो आईसीआई ने मॉडल पेपर्स लॉन्च किए थे, 8-9 मॉडल पेपर्स लॉन्च किए थे। ठीक है, उसमें से क्वेश्चन मैंने उठा के आपके क्वेश्चन बैंक में डाला हुआ है, तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है,
ठीक है, तो क्योंकि हम माइक्रो मैक्रो एनवायरनमेंट की बात कर ही रहे हैं आज, तो अब ये वाला क्वेश्चन भी टेकअप कर लेते हैं। आई थिंक सबको समझ में आ गया दैट इट इज अ डायरेक्ट क्वेश्चन, बट इट इज फॉलोइंग इन द कैटेगरी ऑफ डिस्टिंग्विश। डिस्टिंग्विश बिटवीन। क्या मैं आपको माइक्रो मैक्रो समझा चुकी हूँ? बिल्कुल समझा चुकी हूँ। अब आपको क्या करना है, इसको डिस्टिंग्विश बिटवीन के फॉर्मेट में लिखना है। ठीक है, डिस्टिंग्विश बिटवीन के फॉर्मेट में मैंने आपको बताया है, टेबल बननी चाहिए, दोनों एलिमेंट्स को आप लिखेंगे माइक्रो मैक्रो। पक्का पक्का याद आ गया आपको? यहाँ पर मेरे को लिखना पड़ेगा माइक्रो, यहाँ पर मेरे को लिखना पड़ेगा मैक्रो, लिखना ही पड़ेगा। मीनिंग ऑफ माइक्रो एनवायरनमेंट, उसके बाद आप लिख सकते हैं एलिमेंट्स। इसमें एलिमेंट कौन कौन से आते हैं मैंने आपको कराया ना अभी। सप्लायर जिससे हम माल लाते हैं, कंज्यूमर जिसको हम माल देते हैं, कॉम्पिटिटर्स एंड द इंटरमीडियरीज। मेरे एलिमेंट्स यहाँ पर ये रहे। इसके एलिमेंट्स क्या लिख दोगे? फैसले, जो कि हमने अभी अभी पढ़ा ना। हाँ बेटा, ये तो अभी अभी हमने पढ़ा है। ठीक है, अब उसके बाद में देखो यहाँ पे अगर आपको डेफिनेशन चाहिए हो, कुछ कंटेंट चाहिए हो, तो आप यहाँ से इसको मदद से उठा सकते हो। ठीक है, ओके। अब उसके बाद में आपको पता है कि दोनों फैक्टर्स जो होते हैं वो एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, बट एक जो होता है वो हमारा इमीडिएट फैक्टर होता है, इमीडिएट पेरिफेरी पे होता है, और एक जो होता है इमीडिएट पेरिफेरी पे नहीं होता है। राइट, तो आप लिख सकते हो यहाँ पर वर्ड, इफ यू वांट टू राइट पोजीशन, तो आप बता सकते हो कि ये इमीडिएट पेरिफेरी पे होता है, ये इमीडिएट पेरिफेरी पे नहीं होता है, उसके बाद की बात होती है। इट इज मोर वाइडर। ठीक है, डन। तो ऐसे करके आप पॉइंटर्स लिख सकते हो। एग्जाम्पल अगर फ्रेम करने को बोलूँ तो क्या फ्रेम कर सकते हो? एग्जाम्पल बताओ। माइक्रो का क्या एग्जाम्पल लिख सकते हो और मैक्रो का क्या एग्जाम्पल लिख सकते हो? मैक्रो में तो आप कोई भी एग्जाम्पल लिख सकते हो, बहुत सारे याद है, अभी अभी हमने पढ़े हैं। एफडीआई, जीडीपी, ये सब क्या है? मैक्रो फैक्टर्स हैं। डीमोनेटाइजेशन क्या है? मैक्रो फैक्टर्स है। माइक्रो फैक्टर बताओ क्या हो सकता है? इतना इजी है। देखो माइक्रो फैक्टर के एलिमेंट क्या क्या थे? ओम, सामान जिससे लेके और आए, सप्लायर किसको दे रहे थे? कंज्यूमर। अब याद करो इससे अटैच करके माइकल पोर्टर को। माइकल पोर्टर ने इन्हीं के रेस्पेक्ट में दो थ्रेड्स बताए थे, कौन कौन से थ्रेड्स थे बताओ फटाफट से? bargaining power of supplier, एंड bargaining power of बार्गेनिंग पावर buyer, ऑफ buyer. बायर। तो ये दोनों क्या है? हमारे माइक्रो तो एलिमेंट है। लिख देना, हो गया आंसर, फ्रेम कर लोगे आई गेस। Yes, आपको ma'am. अभी समझ में आ गया ओवरव्यू। तो मैं आपको पहले से बता चुकी हूँ डिफरेंस बिटवीन का क्वेश्चन है, बाकी आप इस आंसर की यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क में गिवन है आप इसकी मदद ले सकते हैं। मैं आपको एक चीज़ और बता देना चाहती हूँ दैट रिसेंटली मैंने एक पॉडकास्ट किया था, जो कि आज आ रहा है आई गेस शाम को यूट्यूब पर। तो विद अ मैन कॉल्ड एज ताराचंद अग्रवाल जी, जो कि 71 ईयर्स की एज में चार्टर्ड अकाउंटेंट बने हैं। ठीक है, जब मैंने उनसे पॉडकास्ट किया, कुछ बातें तो ऑन स्क्रीन होती हैं, कुछ बातें ऑफ स्क्रीन भी होती हैं। ठीक है, तो उन्होंने बताया कि जो मई 25 का एग्जाम था उसमें पहली बार मॉडल टेस्ट पेपर्स लॉन्च हुए थे। ठीक है, और कोई भी क्वेश्चन बैंक के अंदर या कोई भी चीज के अंदर ना वो मॉडल टेस्ट पेपर्स के क्वेश्चन क्लब्ड नहीं थे। ठीक है, तो अब मैंने फिर भी क्या किया था, मैंने सारे के सारे सब्जेक्ट्स में मॉडल पेपर्स को सॉल्व किया था, खुद से सॉल्व किया था। सो मॉडल टेस्ट पेपर्स कुछ नहीं होते, जैसे आप सीबीएसई की एग्जाम्स लिखते थे बचपन में, ऐसे सीबीएसई आपको मॉडल पेपर्स देता था, ऐसे मॉडल पेपर्स आईसीएसई ने आपको दिए। ठीक है, एंड ही सेड दैट मतलब मॉडल टेस्ट पेपर्स वर इफेक्टिव फॉर हिज प्रिपरेशंस। ठीक है, तो अभी आप तो फॉर्चुनेट हो, मैंने आपको स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के मॉडल पेपर्स के क्वेश्चंस तो क्या कर दिया, यहाँ पर इंटैक्ट कराई दिया ना क्वेश्चंस क्वेश्चन बैंक के अंदर, तो आपको इसके तो रेफर करने की जरूरत नहीं है। और साथ ही में मैं आपको बता भी रही हूँ कि देखो ये क्वेश्चन ऐसा है जो कहीं पर भी गिवन नहीं था अभी तक, मॉडल पेपर में पहली पहली बार आया है। तो प्रिपेयर दीज क्वेश्चंस। अगर आप एक क्वेश्चंस को घर से प्रिपेयर करके जाओगे तो एग्जाम में आपको कम टाइम लगेगा, अदरवाइज यू विल एंड अप बाय यू नो लूजिंग योर टाइम, प्रीशियस टाइम इन द एग्जाम हॉल। वहां पर बना के लिखने में बहुत टाइम खोटी होता है। दिस इज व्हाट आई बिलीव। ओके बेटे, चलो आगे चले, यस और नो? यस। ओके, नाउ we'll be going with the question of
Yes. Question number 16. Question number 16. So, there are two questions. There are two questions जिनको कि अपन को ध्यान से करना होगा. So, there is this one particular question, Arav wala question, and then this one. Okay. So, we'll be reading the ये वाला question part first. Okay. Now, just ध्यान से सुनो. Define the term business environment in respect of the above scenario. जो भी scenario है. Explain the different ways in which the interaction of the business and its environment can be helpful in the given for a successful strategy. So question किसके ऊपर आया बेटा? Business environment के ऊपर आया है. और business environment में अगर कोई बच्चा मुझसे पढ़ा है तो उसको पता है, मैं हमेशा बोलती हूँ environment का निमोनिक है क्लाउड. ठीक है. तो ये जो क्वेश्चन है बेटा जी, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है. अगर आप देखें तो ये क्वेश्चन जो है मई 24 में आया था. उसके बाद आरटीपी मई 25 में आया है. उसके बाद ये एमटीपी मई 25 में भी आया, इसका दूसरा रूप बेसिकली. तो इट माइट कम इन 2000 आगे आगे आगे. ठीक है. यू गाइज आर इंटेलिजेंट इनफ टू अंडरस्टैंड. तो बेटा जी हमारा एक ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन है जो आपको फुल मार्क्स देके जा सकते हैं. तो ये आपने टॉपिक जो है इसको रिकॉल करके आना है. मैं आपको बता देती हूँ कि विच टॉपिक आई एम टॉकिंग अबाउट और दिस क्वेश्चन इज टॉकिंग अबाउट. तो आप इसको नॉर्मली पढ़कर आएंगे तभी आपसे वो क्वेश्चन जो है सॉल्व होगा. सो दिस इज व्हाट द टॉपिक इज ऑल अबाउट, स्ट्रेटजी एंड बिजनेस एनवायरनमेंट. Okay. And then we are gonna frame the question. So might be possible tomorrow would be the last class and of this chapter हम wind up कर सकते हैं, but obviously we'll have to see to it. But हाँ मैं आपको एक बात बोल देना चाहती हूँ, मेजर पोर्शंस वी हैव डन. नाउ छुटपुट टॉपिक्स हैं जैसे कि KSF हो गया, जैसे कि ये वाला बिजनेस एनवायरनमेंट वाला क्वेश्चन हो गया, जैसे कि क्या बोलते हैं आपका वो कंज्यूमर बिहेवियर हो गया, कस्टमर बिहेवियर हो गया. नाउ देर आर स्मॉल स्मॉल टॉपिक्स विच आर बीइंग लेफ्ट. प्रोडक्ट के फीचर्स हो गए. तो जितने भी छोटे टॉपिक्स हैं आप इसको प्रिपेयर करके आइएगा एंड विल बी डूइंग ऑल द क्वेश्चंस, रिमेनिंग क्वेश्चंस. ओके. ओके. एंड होमवर्क आज का मैं आपको बता देती हूँ अब. व्हाट वुड बी द होमवर्क क्वेश्चन वाइज. नहीं रहने दो, मैं ही कराऊंगी. डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं. ठीक है गाइस. सो नो क्वेश्चन आपको इस इन होमवर्क कैटेगरी, बट आपको सब लर्न करके आना है. टॉपिक कॉल्ड एज ग्लोबलाइजेशन, KSF मैंने आपको बताया, तो जस्ट रिकॉल दैम. ओके. चलो अब आपकी कॉपी ज़रा चेक कर लेते हैं. और दूध का दूध और पानी का पानी कर लेते हैं. ठीक है. एंड फिर इसके बाद आगे चलेंगे. सो मेरे को एक कॉपी आई है तरुण की 2407. तरुण की सेकेंड कॉपी 2507. पूर्वांशी की एक कॉपी 2407. रिया की एक कॉपी 2407. पूर्वांशी की एक कॉपी 2307. दैट्स इट. इतनी कॉपीज हैं. किसी की कॉपी मैंने छोड़ी तो नहीं है. ओके. चलते चलते हमें कोई मिल गया था. हमें चलिए. तो सबसे पहले हम तरुण की बात कर लेते हैं. तरुण आ जाओ बेटा सामने. वाह. वाह. वाह.
वाओ, क्या बात है तरुण। एक आधा क्वेश्चन लगता है बट मतलब मेरे को लगता है कि थोड़ा कम है, बट एटलीस्ट लिखता तो है बच्चा। राजीव वाला क्वेश्चन। बच्चा यहाँ पे क्या लिखा है तरुण? आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंट फोर्सेस लिखा था। Yes, ma'am. ओके, हम्म आगे देखो, चीज बताती हूँ। राजीव आर्या जो है स्पेशलाइज कर रहा है इसके अंदर, ठीक है, ब्ला ब्ला ब्ला। आ जाओ गाइस, ये वाला क्वेश्चन मैं एक बार आपको बताती हूँ। राजीव आर्या ओन्स एन इलेक्ट्रॉनिकल अप्लायंस कंपनी स्पेशलाइजिंग इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डोमेस्टिक वैक्यूम क्लीनर्स। क्या बनाता है? डोमेस्टिक यानी एक ऐसे वैक्यूम क्लीनर्स बनाता है जो घर में इस्तेमाल होंगे। द मार्केट इज कॉम्पिटिटिव विथ 4 अदर मैन्युफैक्चरर्स ऑफरिंग द सेम प्रोडक्ट्स। तो 4 अदर मैन्युफैक्चरर्स गिविंग द सेम प्रोडक्ट्स का मतलब क्या है? यहाँ पर आ गया राइवलरी, isn't it? उसके बाद additionally these rival firms hold several patents related to the vacuum cleaner technology. Oh my god, इससे क्या होगा? इससे क्या होगा तरुण? दिमाग की घंटी बजाओ, अब जो सुन रही हो, जब बोल रही हूँ वो सुनो। These rival firms, ध्यान से सुनना, ये देखो, ये रहे हमारे राइवल फर्म्स, ठीक है बेटा। मान लो ये 4 राइवल फर्म्स हैं, ठीक है। ये क्या बनाते हैं बेटा? ये डोमेस्टिक वैक्यूम क्लीनर्स बनाते हैं, ठीक है। चलो आगे सुनना। तो ये लोग क्या होल्ड करते हैं? इन सबके पास क्या है बेटा? हाथों में एक एक सर्टिफिकेट है। किसका सर्टिफिकेट है? हाथों में पेटेंट सर्टिफिकेट है। पेटेंट्स क्या होते हैं पता है? ठीक है। इसका मतलब होता है कि भाई जो जिसके पास सर्टिफिकेट होगा वही क्या बना पाएगा? वैक्यूम क्लीनर्स बना पाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसका मतलब ये लड़की है सुनहरी सी, कह रही मुझे भी इंडस्ट्री में एंटर कर लो कर लो। राइवल फर्म्स, ये एग्जिस्टिंग वाले क्या बोलेंगे? तेरे पास सर्टिफिकेट है जो तू आ रही है इस इंडस्ट्री के अंदर? बताओ। तो बेसिकली जब तक सर्टिफिकेट नहीं होगा क्या ये लड़की इंडस्ट्री में एंटर कर सकती है? नहीं कर सकती। हाँ, तो मतलब राइवलरी, मतलब एग्जिस्टिंग वालों ने न्यू एंट्रेंट के लिए क्या लगा दिया? ये जरूरी नहीं कि बैरियर वर्ड बोले, जरूरी नहीं कि न्यू एंट्रेंट वर्ड बोले, आपस में बैठ के ग्रुपिज्म कर रहे हैं ये लोग कितना। ये इसीलिए जब मैं इस क्वेश्चन पे आई थी तो मैंने तुमको बोला सिग्निफिकेंट फोर्सेस। तो यहाँ पर किसकी बात आ गई? न्यू एंट्रेंट की बात आ गई, दैट इट इज अ बैरियर फॉर द न्यू एंट्रेंट्स until and unless they get their patents, तब तक काम नहीं बनेगा। और ये जो ये एग्जिस्टिंग वाले हैं ना, इन्होंने मिलके पेटेंट ले लिया है, तो अभी न्यू वाले को पेटेंट मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बिकॉज पेटेंट का मतलब ही यही होता है कि कोई और के पास में, किसी और के पास में क्या नहीं होगा? राइट नहीं होगा सेम चीज करने के लिए। तो देयरफॉर दे हैव क्रिएटेड अ गुड बैरियर। शार्क टैंक में सुना होगा ना, पेटेंट लिया है आपने, क्योंकि डेफिनेटली दे आर हैविंग दिस थिंग इन देयर माइंड्स कि अगर सामने वाले व्यक्ति ने पेटेंट लिया है, इसका मतलब इंडस्ट्री में ऐसा कुछ कोई दूसरा लेकर आएगा, इसके चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि पेटेंट्स तो हमारे पास हैं उसको यूज करने के। इज दैट क्लियर? समझ में आया? कितना मजेदार बात थी ना। अभी ये बात यहाँ खत्म नहीं होती है तरुण, आगे देखो। द सप्लायर बेस फॉर द रॉ मटेरियल इज एक्सटेंसिव विद मल्टीपल सप्लायर्स अवेलेबल। इसकी बात करी है? बताओ बताओ। सप्लायर्स की बात करें, हाँ, सप्लायर कौन होता है? जो सप्लाई करता है चीजें, जो भी वैक्यूम तो, क्लीनर्स है वो तो सप्लाई अगर करेगा। मैं अगर राजीव आर्या हूँ, तो जो मेरे को सप्लाई कर रहा होगा ये उस सप्लायर की बात कर रहा है, राइट?
अब क्या कहता है, द सप्लायर बेस फॉर द रॉ मटेरियल, यानी कि जो जो ये मेरा काम है वैक्यूम क्लीनर बनाने का, इसके लिए जो रॉ मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है, सप्लायर बेस क्या है, इज एक्सटेंसिव विद मल्टीपल सप्लायर्स अवेलेबल। एक्सटेंसिव का मतलब क्या होता है, नहीं पता? एक्सटेंशन सुना है वर्ड, हाँ, इसका मतलब क्या होता है, आगे पता आगे है? का मतलब बढ़ा के। ओके, हाँ। तो वो ध्यान में रखो। प्लस आगे देखो क्या लिखा है, विद मल्टीपल सप्लायर्स अवेलेबल, यानी बताओ हम्म, सप्लायर का बेस ज्यादा बड़ा है, एक्सटेंडेड है या कम है? हाँ, ज्यादा है। ज्यादा है। सप्लायर ज्यादा हम्म, होंगे तो कोई टेंशन की बात नहीं है। तो वैसे तो यहाँ पर अट्रैक्ट होता पॉइंट कौन सा, बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर, बट क्योंकि सप्लायर्स क्या है, बहुत सारे हैं, मल्टीपल है, इसीलिए इसका इफेक्ट हमें नहीं पड़ेगा। तो हमने देखा कि 3 पॉइंट एप्लीकेबल हो गए, राइवलरी, न्यू एंट्रेंट्स एंड बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर। हालांकि बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर का इफेक्ट हमें नलीफाई देखने को मिलता है। इतनी बात समझ में आई? अब बताओ 2 पॉइंट्स कौन से बचे? दो वाले बार्गेनिंग पावर्स ऑफ बायर्स और वो कौन? वो रेट ऑफ सब्स सब्स्टिट्यूट्स। तो देखो, हमें भी पता है देयर इज नो इंफॉर्मेशन इन रिलेशन टू सब्स्टिट्यूट्स एंड द बार्गेनिंग पावर ऑफ द कस्टमर्स। तो बाकी दोनों की कोई इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, तो लिख देंगे नो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल, नो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल, नो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल। ठीक है, बट ये बहुत शाना बंदा है, बहुत शाना बंदा है, कह रहा नहीं 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 नहीं, मेरा मन कर रहा है कि मैं तुम्हें सब्स्टिट्यूट बताऊं। तो उसने बताया वैक्यूम क्लीनर का सब्स्टिट्यूट क्या हो सकता है, उसने बताया हाउसमेड्स। अगर मान लो अगर उसने बोला कि भाई अगर मान लो सब्स्टिट्यूट की बात करें तो हाउसमेट्स आधा सब्स्टिट्यूट्स, ये वाला पॉइंट लिखो तो अच्छा है, नहीं लिखो तो अच्छा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट एटलीस्ट आपको ये तीनों पॉइंट तो निकाल के रखने पड़ेंगे कि नहीं रखने पड़ेंगे? तो इसका मतलब आपको ये क्वेश्चन बेटा जी रीराइट करना पड़ेगा। ठीक है, रीराइट दिस क्वेश्चन। अब देखो ओके कितना मैम। अच्छा है, देखो आपने आंसर को लिखा, प्रेजेंटेशन के साथ लिखा, कंटेंट के साथ लिखा, बट क्वेश्चन कुछ और डिमांड कर रहा था। अब देखो आपकी कॉपी चेक करके क्या हो रहा है, आपको कितना समझ में आ रहा है। जब एग्जाम होगा ना, यू विल डेफिनेटली हैविंग दिस प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म इन योर माइंड कि कहाँ कहीं माइकल पोर्टर का एक से ज्यादा फोर्स तो नहीं लग रहा। एंड दिस इज व्हाट द ब्यास सीरीज इज ऑल अबाउट। ओके, चलो, तो ऐसे निराश नहीं होना कि मेरा आंसर गलत हो गया, कुछ हो गया। यू जस्ट हैव टू रीराइट इट। ओके, अच्छी बात है, यहीं पे गलत हुआ, एग्जाम में तो गलत नहीं हुआ। ओके, so now we'll be moving to the next copy. The next copy is Riya Prajapati. So Riya, this is your copy, question number 10. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, गुड जॉब, डायग्राम, आई एम लविंग इट। गुड जॉब, ये वही वाला क्वेश्चन है, होमवर्क क्वेश्चन, वेरी वेरी गुड। अब राजीव आर्य के केस देखते हैं, इसने क्या लिखा है। थोड़ा आंसर से देख रहे वाओ वाओ गाइस, देखो इसे क्या लिखा है, दे हैव ऑल द पेटेंट्स, देयरफॉर डिफिकल्ट फॉर द न्यू एंट्रेंट्स टू ब्रेक इनटू द मार्केट। बस यहाँ पर एक शब्द आना चाहिए था, एंड देयरफॉर दिस इज द बैरियर फॉर द न्यू एंट्रेंट। अगर इसी को हम थोड़ा सा लिख दे तो वाओ 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 हो जाता। तो ऊपर राइवलरी वाली बात आ जाती, नीचे न्यू एंट्रेंट वाली बात आ जाती, उसके बाद इसके नीचे जो है supplier की there might be the bargaining power of buyer, but since sorry bargaining power of seller, but since there are multiple sellers available, so there is no effect of this particular threat. Point number 3 ये बनता, पॉइंट नंबर 3। तो देख रहे हो तरुण, पॉइंट नंबर 1 किसके ऊपर बनता, राइवलरी के ऊपर, पॉइंट नंबर 2 उसके ऊपर, 3 बनता किसके ऊपर, बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर के ऊपर, और 4 एंड 5 के लिए आप क्या लिख देते हैं, बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर एंड थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट्स, इसकी कोई इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। तो एनालिसिस में 5 पॉइंट लिखते हैं आप। अब चाहे टेबल बना के लिख दो, चाहे 5 पॉइंटर बना के लिख दो। वाह 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 वाह,
ये कंक्लूजन ठीक है। तो आप क्या बोलते हैं बेटा रिया, आप जो है एनालिसिस खाली रीराइट कर लीजिएगा, ठीक है। हाँ। चलिए अब हम बात करते हैं हमारी नेक्स्ट कॉपी की। आपके सारे क्वेश्चंस चेक हो गए रिया? यस मैम। ठीक है। तो नेक्स्ट कॉपीज ऑफ पूर्वांशी। तो पूर्वांशी आपकी 2 कॉपीज है, तो उनको चेक कर लेते हैं। मैम वो क्वेश्चन 10 भी लिखा था मैंने, आपने वो चेक कर लिया? 10 मेरे को दिखा। 11 के साथ ही था वो। अच्छा मैं यहीं पे रुक गई। पीएलसी वाला क्वेश्चन, ठीक है ठीक है ठीक है। डायग्राम, इसका डायग्राम देखो, ये डायग्राम ये वाला आना चाहिए था जैसे रिया ने बनाया, ये देखो ऐसा डायग्राम आना चाहिए था ना, ऐसा डायग्राम शोकेसिंग कि हम कौन कौन से स्टेज से गुजर चुके हैं। ठीक है मैम, बना लूंगा। चलो चैप्टर का नाम अभी भी पूर्वांशी मेंशन कर रही है। थैंक यू सो मच पूर्वांशी इस चीज को लाइव रखने के लिए। ओके ठीक है। जो डायग्राम वाला चार्ट है ना पूर्वांशी, इसको ना एक कॉपी एक पेज पर बना के ना अपने डेस्क पे या कहीं पर चिपका दो, वॉशरूम में चिपका दो। जाओगी ना वॉशरूम, ओके नजर मैम। पड़ेगा ना तो याद रहेगा बार 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 बार, ठीक है। ठीक है ये ठीक है। वाओ, तरुण डायग्राम देख रहे हो तुम इसका? शेडिंग वेडिंग करके लड़की ने बढ़िया बनाया, एकदम मस्त। ग्रेट। वैसे लड़कियां इन काम में ज्यादा तेज रहती है, पहले से ही आदत सी है। ठीक है, इसको आप ऐसे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो डन, गुड जॉब गाइस, गुड जॉब। मैम नीचे और भी है। ओके ग्रेट, राइवलरी बता दिया, बैरियर्स टू एंट्री बता दिया। ओहो वाओ 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 वाओ, चुम्मेश्वरी, व्हाट एन आंसर। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, नाइस 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 नाइस, ग्रेट, मजा आ गया। मैम एक बार वो बेबी टर्टल वाला चेक कर दो, वो लास्ट में है, क्योंकि आपने बोला ना कि आप फ्रेम करवाओ। ये वाला यस। ठीक है। तो बेसिकली ये हमने एक पॉइंट यहाँ कवर कर लिया। ठीक है, बट मतलब ये और बेटर हो सकता है मेरे पीओवी से, मेरे पीओवी से। सो एनालिसिस पार्ट, बाकी सारा पार्ट तो ठीक है। एनालिसिस पार्ट में आपको ना एक काम करती हूँ, मैं फ्रेम करके ना इसको दे ही देती हूँ आपको ना शीट में, ताकि सबके पास पहुंच जाएगा।
मैं इसको फ्रेम करके दे देती हूँ, बेबी टर्टल एनालिसिस। बस क्वेश्चन का नंबर बताओगे एक बारी मेरे को? 14। ठीक है। इसको मैं इसी शीट में, आज वाली शीट में ही अपलोड हो जाएगा ये, ठीक है? मैं इसको लिख के तुमको दे दूंगी, खाली एनालिसिस पार्ट, सारे पॉइंटर्स। एंड दिस विल आल्सो हेल्प यू इन फ्रेमिंग द आंसर ऑफ राजीव आर्या, है ना? सो दीज टू क्वेश्चंस आर वेरी सिमिलर क्वेश्चंस एंड आपको इजी हो जाएगा करने में, ठीक है? सो बाकी तो कुछ नहीं है इस अभी आज के लिए, एज ऑफ नाउ एसएम के अंदर तो कुछ नहीं है, ठीक है? चलो, सो नाउ अभी ना मेरे को एक चीज रिकॉर्ड करनी है। सो पूर्वांशी आप यहाँ रह सकते हो, बाकी क्या रिकॉर्ड करना है मैं आपको अगर आपको बाकी सबको भी रहना है तो रह सकते हो, मैं रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर देती हूँ मतलब। मैम मैं ना बोल रहा था आपसे कि मैं ऑडिट का वो चालू कर रहा हूँ, कल से ही चालू कर दूंगा, तो आप कौन से जाके चेक करा लूँ फिर हाँ, करा नोटबुक पे? करा सकते हो, हाँ करा सकते हो। ठीक।